तक जो भी हमने देखा इसके आगे चलते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इकोसिस्टम, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये जो इकोसिस्टम है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों हम इतनी सिरदर्दी ले रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना? व्हाई? बिकॉज इट परफॉर्म सम वाइटल। व्हाट आर दोज फंक्शंस? नंबर 1 इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम जब ऑपरेट करता है तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिल करते हैं। आपने सुना होगा वाटर साइकिल, कैसे ये पानी हमारी बॉडी में एंटर करता है, फिर एक्सक्रीट होता है, फिर ग्राउंड वाटर में लीच कर जाता है, या ड्रेनेज के थ्रू किसी वेटलैंड में जाता है, वहां से इवॉपरेट हो जाता है, ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वंस अगेन इट कम्स बैक। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करता है, जो कि हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। क्या बोलते हैं इसको? बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। यहीं पे मैं इसको खत्म कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन तो आगे दूंगा। बायो, हम लिविंग है, हमारे अंदर पानी आ गया, फिर उस पानी का क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा, किस पे गिरेगा? जमीन पे। जमीन से क्या होगा? उठेगा ऊपर एटमॉस्फेयर में, फिर प्रेसिपिटेशन। सो बायो जियोकेमिकल। कार्बन खाते हैं, फूड खाया, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है उसमें? कार्बन। रेस्पिरेशन हो जाएगी, हम क्या एक्सहेल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वो बोल लेंगे प्लांट, प्लांट से वापस हमारी बॉडी में। इसको बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। एनर्जी फ्लो, एनर्जी। जब हमने पढ़ा था इकोसिस्टम, क्या बोला था हमने? इकोसिस्टम क्या करता है? इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट इन विच देयर इज इंटरैक्शन। इंटरैक्शन फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो एनर्जी भी फ्लो करता है, ठीक है? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है? कमेंट है। सक्सेशन क्या होता है? यू आर द सक्सेसर्स ऑफ योर फादर्स, है ना? जनरेशन चलती है। जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपने देखा कि पहले सब पानी से भरा हुआ था, एक ओशनिक क्रस्ट था, फिर वहां पे मिड ओशनिक रिज पे क्या हो गया? वहां पे ओजिंग ऑफ लावा हो गया। उसी लावा से बना हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट, बना कि नहीं? जब वो कॉन्टिनेंटल प्लेट पहली बार बाहर आ गया, फिर उस पे धीरे धीरे ग्रो करने लगे घास, पेड़, पौधे, उसको बोलते हैं सर इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी बाहर क्या है? घास है। इस घास पे अगर हम यहाँ पे पौधे उगाएंगे तो नई सक्सेशन, नई जनरेशन आ गई कि नहीं आ गई? इसको भी बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये तो बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन मोटा मोटी मतलब रफली फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। कितनी है? 4। ध्यान से सुनना, 4 बता रहा। नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। एक्चुअली दीज आर द फंक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, कि इकोसिस्टम आपको देता क्या है। इकोसिस्टम आपको 4 सर्विस देगा। क्या देगा? 4 सर्विसेज देगा। नंबर 1 सर्विस इज कॉल्ड प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजन समझते हैं ना आप? देखो, अगर आप दिमाग खोलोगे ना, और उसी लिए मैं आया हूं। प्रोविजनल स्टोर। प्रोविजनल स्टोर को क्या बोलते हैं हिंदी में? किरियाना। किरियाना शॉप। तो इकोसिस्टम इज लाइक ए किरियाना शॉप फॉर वी पीपल, because it provides provisional, है ना? It provides you something. What does ecosystem provide you? Food, fuel, fodder, fiber. Yes, sir. This is called provisioning services. This is what is derived from our ecosystem. Second is regulating. Regulating मतलब it controls the climate. देखो, जहां पे फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पे टेम्परेचर हमेशा कम होगा, वहां पे बारिशें ज्यादा होगी, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपायर करते हैं। ट्रांसपायरेशन सुना है ना? वाटर लूज आउट करते हैं, वही वाटर ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, क्लाउड्स बनेंगे, बारिश हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रेगुलेटिंग फंक्शन। थर्ड, सपोर्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन बनाता है सॉइल को? सॉइल को कौन बनाता है? इकोसिस्टम ही बनाएगा सॉइल को। जब रॉक्स वेदर हो जाएंगी, ठीक है ना, फिर वहां से इनका इरोजन हो जाएगा, फिर बनेगी आप सॉइल। दिस आर कॉल्ड सपोर्टिंग, यानी सॉइल फॉर्मेशन इज अ सपोर्टिंग फंक्शन। क्लाइमेट कंट्रोल।
क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना इज द रेगुलेटिंग फंक्शन. प्रोवाइडिंग फूड, फ्यूल, फॉडर, फाइबर इज प्रोविजनिंग. एंड लास्ट सर्विस व्हाट इकोसिस्टम गिव्स अस इज कॉल्ड कल्चर. कल्चरल मतलब एस्थेटिक. क्या बोलते हैं? एस्थेटिक मतलब रिक्रिएशन. घूमने जाओगे, किधर जाओगे? कभी सुना है आपने कोई बोलेगा मैं घूमने जाऊँ किसी मॉल में जाऊंगा, मतलब एक्सकर्शन पिकनिक टाइप, वो हमेशा नेचर में जाता है. तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक कल्चरल पर्पस, रिक्रिएशनल पर्पसेस देता है हमें. ब्यूटी, लोग क्यों पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं? बिकॉज इट इज नेचुरल ब्यूटी. तो इकोसिस्टम 4 सर्विसेज देता है आपको, मुझे, हम सबको. नंबर 1 इज सर्विस, नंबर 2 इज regulating service, number 3 is supporting service, and number 4 is these are the services which ecosystem provides. Coming back to functions, कैसे करता है वो, ये सब के थ्रू करता है. तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे. We will start with energy flow. एनर्जी फ्लो को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स. क्या क्या समझना पड़ेगा? There are 3 types of ecological pyramids. पिरामिड हो गया ये ट्रायंगल जैसा जो सॉलिड होगा, पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट, सुना है ना? So there are 3 types of ecological pyramids. One is pyramid of numbers. Number 2 is pyramid of biomass. And number 3 is pyramid of energy. ये चीजें समझना. आई एम रिपीटिंग, जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमें 4 सर्विसेज देता है. प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चर. बट इट परफॉर्म्स 3 वाइटल फंक्शंस. नंबर 1 इज एनर्जी फ्लो, नंबर 2 इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नंबर 3 इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज एनर्जी फ्लो. ये एनर्जी कैसे फ्लो करती है, इस एनर्जी फ्लो को समझने के लिए आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. ठीक है? और इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं. पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो किससे स्टार्ट करेंगे? पिरामिड ऑफ नंबर्स. पिरामिड ये होता है. पिरामिड ऑफ नंबर्स, इट कैन बी अपराइट, इसको बोलते हैं अपराइट, सीधे खड़ा जैसे होता है. इट कैन बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा. ठीक है? देखो, नंबर की बात है. बेस जो होती है ब्रॉड है, मतलब इसमें नंबर ज्यादा होगा. आप मान लीजिए इसमें ग्रास है, कितने ग्रास के ब्लेड्स, ब्लेड्स मतलब पत्ते, कितने ग्रास के पत्ते एक ग्रास ऊपर खा सकता है? 100, 200, मतलब 100 आपको चाहिए ग्रास के पत्ते. आप मान लीजिए 1000 ग्रास के पत्ते. इन 1000 ग्रास के पत्तों को फॉर एग्जाम्पल एक ग्रास ऊपर खाता है 100 पत्ते, तो कितने आपको चाहिए ग्रास ऊपर जो 1000 पत्ते खाएंगे? या आप मान लीजिए ये 10,000 है, तो 100 ग्रास ऊपर. नंबर की बात है. सो देयर आर 10,000 ब्लेड्स ऑफ ग्रास which is eaten by grasshoppers. So this is grass, this is grasshopper. और एक चूहा जो है वो 10 grasshopper को खाता है. So there will be 10 rats to eat 100 grasshoppers. और 10 चूहों को एक स्नेक खाता है. So there will be 1 snake. सर जितना ऊपर आप जाओगे आप देखो नंबर कम होता जा रहा है. आपके पास 10,000 ग्रास के पत्ते चाहिए ताकि 100 ग्रास ऊपर उन पे फीड कर सके. आपके पास 100 ग्रास ऊपर चाहिए ताकि 10 रैट्स उन पे फीड कर सके. और आपको एक स्नेक चाहिए जो इन 10 चूहों पे फीड कर सके. सो दिस इज अपराइट. जितना ऊपर जा रहा है आप देखो बेस ब्रॉड है, एपेक्स जो है वो नैरो है. दैट मीन जितना ऊपर जाओगे नंबर जो है वो कम हो रहा है. कुछ नहीं मैं पढ़ा रहा, मैं फूड चेन पढ़ा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स. बहुत सारा ग्रास, उससे कम ग्रास ऊपर, उससे कम रैट्स, उससे भी कम स्नेक.
अब ये उल्टा है, मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना बढ़ेगा। ये क्या से बढ़ेगा? एग्जांपल आपको याद होगी इसकी? नहीं याद होगी। एक ट्री, वी नीड ए वन ट्री, हमारे पास एक ट्री है, इस ट्री पे बैठते हैं सर 10 जानवर, जानवर इन द सेंस 10 बर्ड्स। क्या 10 बर्ड्स एक ट्री पे घोंसला नहीं बना सकते? बना सकते हैं। सो 10 बर्ड्स। इन बर्ड्स पे कितने जुए होंगी? वो जुए तो बर्ड को ही खा रही ना असल में, उसी से तो पैरासाइटिज्म जो पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई कर लो। सो देयर विल बी 10, देयर विल बी 100 पैरासाइट्स ऑन 10 बर्ड्स। और जिस तरह हमारे नीचे की दुनिया है ना, उसी तरह हमारे ऊपर भी दुनिया है। आपको वायरस कितना छोटा लगता है? इस कायनात में वायरस से भी घटिया हालत हमारी है जब आप कॉस्मोस को समझोगे। जैसे आपके लिए वायरस एक नैनो पार्टिकल है, नैनो स्केल एनिमल है, इसी तरह इस दुनिया में, इस संसार में, दुनिया नहीं संसार, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में ऐसे भी जीव जाती हैं जिनके लिए हम वायरस से भी छोटे हैं। तो जिस तरह हमारे नीचे दुनिया है, इसी तरह हमारे ऊपर भी दुनिया है। तो नीचे की दुनिया देखो, 10 बर्ड्स पे 100 क्या है? पैरासाइट्स, जुए, 100 जुए। उन जुओं पे भी जुए लगते हैं। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो फिर आपको वायरस का कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं। हजारों वायरस एक बैक्टीरिया पे बैठते हैं। सो इन पे क्या होंगे? 1000। आप इनको बोलोगे पैरासाइट्स, तो इनको बोलो सर सब पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। सो दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। एक ट्री एक है, उसमें कितने बर्ड्स बैठे हैं? 10। और हर किसी बर्ड पे 10-10 जुए हैं, और हर किसी जू पे 10-10 सब पैरासाइट्स, इन्हें सब जुए। ये समझ आ गया आपको? एग्जाम्पल जरूरी, एग्जाम्पल नहीं है तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ये बस अभी पिरामिड ऑफ नंबर्स को मैं समझा रहा हूं। बायोमास दे सिग्निफाई फ्लो ऑफ एनर्जी, कि जितने 1000 या आप मान लीजिए 10,000 थे ना, 10,000 पे 100, मतलब हर किसी ने 100 खाया, तो जितनी एनर्जी 100 ग्रास के ब्लेड्स में है वो किस में ट्रांसफर हो गई? वो एक ग्रास होपर में आ गई। और जितनी एनर्जी 10 ग्रास होपर्स में है वो एक रैट के अंदर आ गई, और जितनी एनर्जी एक रैट के अंदर है वो एक 10 रैट्स के अंदर है, वो एक स्नेक में है। एनर्जी फ्लो, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम 3 तरीकों से पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ बायोमास एंड इन टर्म्स ऑफ। सो पिरामिड ऑफ नंबर्स, इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इनवर्टेड, बोथ। ठीक है। आइए बायोमास में, इसकी भी ये हालत, इट कैन बी बोथ इनवर्टेड एज वेल एज अपराइट। पहले अपराइट देखते हैं। बस वही एग्जाम्पल इसमें लगेगी, वही एग्जाम्पल इस पे भी लगेगी कि जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, कौन सा वाला इकोसिस्टम के टाइप है ना, एक जमीन पे भी इकोसिस्टम, एक पानी के अंदर भी होगा। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें कौन सा प्रिंसिपल चलता है? उसमें चलता है बायोमास ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। लेकिन कौन सा वाला? अपराइट या इन्वर्टेड? अपराइट। अरे बिल्कुल ऐसे ही, यही एग्जांपल यहां फिट कर लो। आप देख लो, जितना वजन घास के 100 ब्लेड्स में होगा उतना वजन किसके पास? यहां वजन की बात है, बायोमास, वेट की बात है, ठीक है ना, ऊपर नंबर की बात कर रहे थे। तो जितना वजन इन 10,000 ग्रास के टुकड़ों का होगा उतना वजन कितना होगा? 100 ग्रास होपर्स का होगा, ठीक है ना। और जितना 100 ग्रास होपर्स का होगा उतना एक रैट का होगा या 10 रैट का होगा, और जितना 10 रैट का होगा उतना एक स्नेक का होगा या एक हॉक या ईगल का होगा। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास, बिल्कुल यही एग्जांपल यहां डाल दो, लेकिन यहां पे मैं नंबर की बात कर रहा था, यहां पे वजन की बात करो, बायोमास की बात करो। सिंपल लॉजिक। लेकिन यही जो है ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन उल्टा कहां पे होता है? ये होता है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन एन ओशन, 1 स्क्वायर किलोमीटर किसमें? एक ओशन में।
ठीक है। उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने जू प्लैंकटन होंगे? करोड़ों। जू प्लैंकटन याद है ना आपको? प्लैंकटन कैन बी प्लैंकटन आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी प्लांट्स, दे कैन बी एनिमल। एनिमल है तो जू, प्लांट है तो फाइटो। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने जू प्लैंकटन होंगे सर? करोड़ों में, ट्रिलियंस। लेकिन वो है बेचारे माइक्रोस्कोपिक, उनका मास जो है बहुत ही कम होगा। तो यहां पे आप लीजिए जू प्लैंकटन, इनका 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दे रहा है, बहुत कम इनका बायोमास। लेकिन उन पे जो फीड होंगी वो होगी फिश। अगर कौन सी फिश? स्मॉल फिश। उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में स्मॉल फिशेस देख लीजिए, उनको तोलिए तो उनका वजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज जू प्लैंकटन। और इसी एरिया में आप एक व्हेल मछली को देखिए जो इन सब पे फीड करती है, उसका वजन कितना होता है? कॉलम होते हैं ना, कॉलम, ये कॉलम जो कंट्रीज उसके क्लोज होती हैं, शोर के क्लोज होती है, समुद्र किनारे, वहां पे कॉलम नहीं लगाया जाता। व्हेल मछली का बीच वाला कांटा निकाल दिया, डाल दिया। इतनी बड़ी व्हेल मछली होती है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आपको एक ही व्हेल मछली मिलेगी जो इन्हीं जू प्लैंकटन को खाती है, स्मॉल फिश को खाएगी बिग फिश को खाएगी व्हेल, तो वो व्हेल का वजन जो है इन सब को मिला के, so it will be very high level of biomass. The only difference here is that you have to take the example of upright ecological pyramid of biomass in the terrestrial ecosystem, while as inverted is found in aquatic ecosystem. This is all you have to remember, which is very important from your exam perspective. Example पूछेगा कि aquatic में हो गया terrestrial में, तो aquatic में inverted है और terrestrial में upright है, ठीक है? Yes. So pyramid of numbers upright as well as inverted. Pyramid of biomass upright as well as inverted. मगर जो pyramid of energy है it is always upright. ये उल्टा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो लगता है that is called 10% law. That is called 10%. जितना ऊपर जाओगे सिर्फ 10% एनर्जी ऊपर जाएगी। जितनी घास के अंदर एनर्जी होगी, फॉर एग्जाम्पल घास के अंदर जो थी that was 10,000 किलो कैलोरीज, तो जो फ्रॉग या ग्रास ऊपर इस घास को खाएगी उसमें सिर्फ 10% यानी सिर्फ 1000 किलो कैलोरी जाएगी। इस ग्रास ऊपर को जो फ्रॉग खाएगी उसमें सिर्फ इसका 10% दैट इज सिर्फ 100 किलो कैलोरीज, और इसको जो खाएगा स्नेक में सिर्फ 10 किलो कैलोरीज एनर्जी ट्रांसफर होगी। दिस इज कॉल्ड 10% लॉ। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज सेंटर्ड अराउंड 10% लॉ, दैट इज द upper you move in the trophic level, upper you move in the trophic नहीं, trophic मतलब food, trophic मतलब food, and tropic मतलब area line between two tropics, tropic of Cancer and tropic of Capricorn. माने tropic another is trophic. यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? trophic मतलब food level. देखो ना, ये food level ही तो है कि ग्रास की food level, उसके ऊपर ग्रास ऊपर उसकी फूड लेवल, उसके ऊपर रैट्स की फूड लेवल, उसके ऊपर स्नेक्स की फूड लेवल। तो जितना ऊपर जाओगे जस्ट 10% ऑफ एनर्जी विल ट्रांसफर इन द अबाउट डायरेक्शन एंड दिस कॉल्ड 10% लॉ। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यहां से क्वेश्चन आएंगे ना तो यही आएगा जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है, ही बहुत कम ये एरिया तो। लेकिन अब इसमें थोड़ी जो बारीकियां हैं कि कहां पे पकड़ सकता है एग्जामिनर, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बोलेगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड बायोमास कैन बी अपराइट एज वेल एज इनवर्टेड। चीजें बोल तो भाई गलत है, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है दैट इज ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी इनवर्टेड। आपने सुना है नाम प्रोड्यूसर्स, आपने सुना है नाम कंज्यूमर्स, आपने सुना है नाम प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टेरिटरी कंज्यूमर्स। जैसे ग्रास इज प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, grasshopper is heterotroph but primary consumer, rat is heterotroph but secondary consumer, और उसके ऊपर eagle is terrestrial, और उसके ऊपर eagle जब मरेगी तो उसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स। तो उसके ऊपर हमारे पास क्वार्टरनरी या उसके ऊपर जो हेक्सा कंज्यूमर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि जो आपकी ट्रॉफिक लेवल्स है वो किसी एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड है।
इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वार्टरनरी, दैट इज इट। 4 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। क्यों सर? क्योंकि 10 के ऊपर क्या होगा? 1। अगर इससे भी ऊपर एक लेवल होगी दैट विल बी 1। सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टेरिशरी, दिस इज क्वार्टरनरी। 1 से ऊपर क्या ही जाएगा? कुछ भी नहीं जा सकता है। दैट इज व्हाई ट्रॉपिक लेवल जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है टू द 4 और 5 लेवल। आपको समझ आई बात? सर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वार्टरनरी तो बताया, फिर जो 5 जो है पेंटा क्यों नहीं बताया, हेक्सा क्यों नहीं बताया, सेप्टा क्यों नहीं बताया, ऑक्टा क्यों नहीं बताया? अरे भाई 10% लॉ लग रहा है, एनर्जी ही खत्म हो रही तो ऊपर क्या जाएगी? क्योंकि सारा खेल तो एनर्जी का ही, इकोसिस्टम चल ही रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। समझ आई ये बात आपको कि क्वार्टरनरी लेवल से ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि एनर्जी को 10% लॉ लगता है, एनर्जी खत्म, दुनिया खत्म, सारा तो संसार तो एनर्जी पे ही चल रहा है। ये आपको समझ आ गए तीनों पिरामिड्स। एक और एक बार देख लो, मुझे बताओ। मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। मैंने जो अभी आफ्टर द ब्रेक जो हमने स्टार्ट किया फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पहले मैं फंक्शन छोड़ो, मैंने सर्विसेज बताई आपको क्या दे सकता है इकोसिस्टम। सब 4 चीजें दे सकता है: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चर या एस्थेटिक। छोड़ो, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय इकोसिस्टम? सब 3 फंक्शन। क्या क्या? एनर्जी फ्लो, सेकंड इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, थर्ड इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या न्यूट्रिएंट साइकिल। अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज एनर्जी। कैसे एनर्जी चलती है? ये एनर्जी आप तोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ बायोमास, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा। ये क्लियर है? अब चलते हैं। बायोमास में खाली एक्वेटिक में होता है, इन्वर्टेड, हाँ एक्वेटिक में इन्वर्टेड होगा। क्योंकि देखो ना, जो स्मॉल ज़ूप्लैंक्टन है और जो फिश का वजन है उसमें बहुत सारा अंतर है, ठीक है ना? तो फिश जो है, जैसे घास जो है, बहुत सारा घास। अरे यार क्या एज है आपकी? 22। कितने चावल खाए होंगे आपने अभी तक? लेकिन वजन कितना है आपके पास? उसके हिसाब से देखो ना। तो वो जो आपने खाया, वो खाना तो वो ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि खाना आपने इतना खाया, आपने 1 किलो खाना खाया और आपका वजन कितना है? 100 किलो। ये हो ही नहीं सकता है। आपको 100 किलो खाना पड़ेगा तब जाके 1 किलो वजन आपके अंदर आएगा। नंबर्स आएगा क्यों नहीं आएगा? ये बायोमास की बात है। नंबर्स में वही है, बहुत सारे ज़ूप्लैंक्टन, उससे कम स्मॉल फिशेस, उससे भी कम बिग फिशेस, और व्हेल को की टॉप तो नंबर में आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल। जहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे हैं ना, वहाँ पे किसी को पूछना नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम हॉल पे जाओगे वहां पे आपका दिमाग भी लगाना है। तो यही दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है? लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं कि शेख नूरुद्दीन नूरानी जो था, उसने अपनी 63 इयर्स की एज में सिर्फ 17 kg खाना खाया है। वो खाता था, हंद होती है ना, हंद जजुर, सूखी हुई हंद खाता था। बोलते अपनी पूरी एज में उसने सिर्फ 17 किलो खाए, लेकिन उसका वजन होगा कुछ 20-25 किलो तो होगा ही, है ना? तो वो तो अलग चीज है, वो स्पिरिचुअल लेवल है, लेकिन हम अभी साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब न्यूट्रिएंट को साइकिल करेंगे, यानी न्यूट्रिएंट साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है सब 2 तरह की हो सकती है। इट कैन बी गैसियस, यानी गैसेस में हो सकता है, बोलते गैसियस, या इट कैन बी सेडिमेंट्री, यानी अर्थ की सरफेस पे। सेडिमेंट्री मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, गैसियस मतलब इन द एटमॉस्फेयर। दोनों जगह हो सकती है, ठीक है ना? या दोनों भी हो सकती है, आधा इधर आधा उधर। जैसे पानी है, ग्राउंड वाटर है, तो वहां से निकालना है, फिर उसके बाद इवैपोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर वापस। तो आधा जमीन में चला, आधा किधर चला? हवा में चला। इट कैन बी परफेक्ट, इट कैन बी इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जितना पानी इवैपोरेट हो गया उतना ही वापस आएगा, जितना वापस आ गए उतना ही इवैपोरेट होगा। समझ आई बात आपको? फिर एक बार बताता हूं। इट कैन बी गैसियस, इट कैन बी सेडिमेंट्री। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कैन बी गैसियस, इट कैन बी सेडिमेंट्री। या तो एटमॉस्फेयर में हो सकता है, या जमीन में हो सकता है, या दोनों जगह हो सकता है। जैसे वाटर की एग्जांपल मैंने आपको दी, जैसे कोल कब पाया जाता है?
जमीन में, निकालो फिर जलाओगे, फिर क्या उठेगा? धुआं। तो धुआं कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। फिर वहां से प्लांट एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर प्लांट अपनी बॉडी में स्टोर करेगा, उसको बोलते हैं बायोमास। जो प्लांट में पाया जाता है बायोकार्बन, वो बायोमास होता है। फिर ये प्लांट डीके हो जाएगा, फिर जमीन के साथ मिल जाएगा, फिर वहां से फिर से निकल जाएगा, फिर से दूसरा प्लांट पिएगा। सो इट कैन बी सेडिमेंट्री, इट कैन बी गैसियस, और इट कैन बी बोथ। नाउ इट कैन बी परफेक्ट, इट कैन बी परफेक्ट। क्या मतलब क्या है? जितना बारिश से पानी आया जमीन पे, उतना ही पानी वापस इवापोरेट हो जाएगा, परफेक्ट। या अगर कुछ हमने ट्रैप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, हार्वेस्ट आपने कर दिया तो जितना आया उतना थोड़ी वापस गया, दैट इज इम्परफेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद गैसियस साइकिल्स। इसमें दो आती है, एक आता है आपका वाटर H2O प्लस इसमें आता है कार्बन। ये जो है ये आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको समझ आ गया। समझ क्या आया आपको? समझ आया ऐसा जो वाटर है जमीन पे है, इवापोरेशन होगी, इवापोरेशन के बाद जो भी हीट अब्सॉर्ब करेगा, इट विल बिकम लाइटर, मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा, ऊपर ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, देन अगेन यहां से इवापोरेट, समुद्र, फिर बारिश होगी, जमीन पे गिरी, रन ऑफ हो गया। क्या हो गया? रन ऑफ। किसमें? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, छोटी छोटी नदी में जाएगा, उनको बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स से जाएगी उससे भी बड़ी नदियों में, उनको बोलते हैं रिवुलेट्स, रिवुलेट से जाएगी किसमें? स्ट्रीम्स में, स्ट्रीम से जाएगी रिवर्स में, रिवर्स लेके जाएगी समुद्र में, समुद्र से फिर से इवापोरेट फिर वापस गिरी। इसको हम वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब करते हैं बात कार्बन। कार्बन स्टार्ट करते हैं हम प्लांट्स से। प्लांट्स में जो ये आपको दिख रहा है ना बाहर फ्रेश, ये जो है इसमें कार्बन स्टोर है। अब ये डीके होगा तो जमीन पे गिरेगा, तो जमीन में चला जाएगा, या इसको जलाया जाएगा, धुआं निकलेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, या इसके फ्रूट्स निकल जाएंगे, वो फ्रूट्स आप खाओगे, उसमें भी कार्बन होगा, वो खाओगे, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर आप एक्सेल करोगे कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही है बात? मैं सारे प्रोसेस बता रहा हूं कि ये कार्बन जो स्टोर होता है आपके प्लांट्स में, इनका क्या हाल होता है? इट कैन डीके, गो इनटू सॉइल, इट कैन बर्न, गो इनटू एटमॉस्फेयर, वी कैन ईट इट, एंड देन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी कैन एक्सेल कार्बन। तो अल्टीमेटली कार्बन आ गया एटमॉस्फेयर, फिर वहां से प्लांट्स इसको खींचेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटो, देन अगेन इट विल गेट फिक्स्ड। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स हो जाएगा। यानी जो ट्री है ये कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज बीन फिक्स्ड। फिर से वही हाल होगा, या तो डीके होगा, या तो जलेगा, या तो फ्रूट देगा, या जैसे आपकी पालक होती है, जैसे आपका साग होता है, उसमें डायरेक्टली कार्बन होगा, आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। रेस्पिरेशन, यू विल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, वंस अगेन इट विल गो इनटू एटमॉस्फेयर, वंस अगेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इस तरह ये साइकिल चल रहा है, ये सारा हवा में चल रहा है, मिनिमम पोर्शन जमीन पे चलेगा। ठीक है? So these two cycles, these are called gaseous. Coming to the sedimentary, और भी एक है सर, और भी एक है नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके गैसियस साइकिल में ही पाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल। और लास्ट टाइम आपके जेकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इससे, पता था कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, तो इसमें इसने क्वेश्चन पूछा था। सो अगर आप नाइट्रोजन का देखोगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन जो है इट कंप्राइजेस 16% ऑफ आवर प्रोटीन्स। हमारी बॉडी है, जो भी हमारा मीट है, इट इज एक्चुअली प्रोटीन। इसमें 16% जो है वो नाइट्रोजन ही है। तो 16, आप मीट का पीस खाओगे, उसमें 16% क्या होगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज वेरी वाइटल इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पाया जाता है। लेकिन वहां से भी आपको पता है 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन इसको यूजेबल फॉर्म में लाना है। अगर आपने कोई बॉडी बिल्डर है सर, वो क्या खाता है? वे प्रोटीन खाता है ना, इतना महंगा सप्लीमेंट, जबकि बनता किससे है? नाइट्रोजन। तो सीधे नाइट्रोजन पी लेता हूं,
बट दिस इज नॉट वायबल, दिस इज नॉट यूजेबल। इसको यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन को यूज करने के लिए जो नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अमोनिया NH3, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट्स, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स जो है ये ही असल में प्रोटीन का पार्ट होते हैं। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कोई यूज, सो नाइट्रोजन इज टू बी फिक्स्ड, it has to be converted into ammonia, then ammonia is converted into nitrites, then it is converted into nitrates, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3 प्रोसेस है जिसकी वजह से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। कितने प्रोसेस है? 3। नंबर 1 आपने सुना होगा, अमोनिया खाद, सॉरी यूरिया खाद बन रही है, सो फर्टिलाइजर कंपनीज, इट्स एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसके थ्रू करते हैं। सेकंड प्रोसेस is what we call microorganisms। आपने सुना होगा राइजोबियम करता है, फिक्स नहीं करता है, सो ब्लू ग्रीन algae एंड राइजोबियम वो करता है। कितने प्रोसेस हो गई? 2। तीसरी प्रोसेस है लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है ना तो उसकी एनर्जी की वजह से नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है, लेकिन बट इट इज वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम। सबसे ज्यादा जो है वो ब्लू ग्रीन algae और राइजोबियम करता है, और आर्टिफिशियली भी हम करते हैं जो खाद बनाते हैं फैक्ट्रीज में। और उसकी तीसरी नंबर पे आपकी लाइट। तो 3 चीजें हैं जो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करती है? फिक्स करती है। टर्मिनोलॉजी पकड़ ली ना आपने एक बार, और इसी टर्मिनोलॉजी में आंसर्स भी लिखने। पेपर 3 GS मेंस की बात करें, वहां पे इकोनॉमी भी है, वहां पे साइंस टेक्नोलॉजी भी है, वहां पे इन्वायरमेंट भी है, डिजास्टर भी है। जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे किसका? इन्वायरमेंट में, तो लगना चाहिए ना कि इन्वायरमेंटल लैंग्वेज लिख रहा है बंदा, वरना आप उसी लैंग्वेज से वो भी लिखोगे, उसी लैंग्वेज से ज्योग्राफी भी लिखोगे, हिस्ट्री भी लिखोगे, तो लगेगा नहीं कि बंदा अच्छे से पढ़ के आया। सो अपनी टर्मिनोलॉजी हो, ठीक है। सो नाइट्रोजन को हमने क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है। देखो कैसे स्टार्ट होती है प्रोसेस। एक को बोलते हैं एजोटोबैक्टर, दूसरे को बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम। एजोटोबैक्टर, और दूसरा क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। ये दो जो है ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया। दिस इज एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। दिस इज एनएरोबिक, इतना याद रखना है। तो कल को पूछेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया? आप बोलोगे 2, रादर 3, रादर 4। अभी तक मैंने 2 बताए। एक तो एजोटोबैक्टर है, इट इज एरोबिक, एंड दूसरा कौन है? क्लोस्ट्रीडियम, इट इज एनएरोबिक, ठीक है। तीसरा आपको पता है राइजोबियम, ये भी आप लिख सकते हो साथ में। तीसरा कौन है इधर? राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्यूल्स में रहता है ना, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइजोबियम, ठीक है। कितने हो गए? 3। और भी एक है जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae, BGA। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं एनाबेना, और इसमें स्पाइरुलिना। एनाबेना और स्पाइरुलिना, ये दोनों जो है दीज आर BGA, ब्लू ग्रीन। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमने नाइट्रोजन को यूज करना है, फिर वापस इसको छुड़ाना है। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में, फिर नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, फिर वापस इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए वी हैव 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। एक एरोबिक है, उसका नाम है एजोटोबैक्टर। ए मतलब एजोटोबैक्टर, ए मतलब एरोबिक, खत्म मसला। एरोबिक एनारोबिक का मसला खत्म ही है। ए एजोटोबैक्टर एरोबिक, क्लोस्ट्रीडियम इज एनारोबिक, ठीक है। अब मसला ये है कि इसमें एन में भी ए आता है, ए में भी ए आता है, तो आप अपने हिसाब से याद रखो, ठीक है। ए मतलब एक ही ए मतलब एरोबिक, एजोटोबैक्टर एरोबिक एंड क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक। और राइजोबियम तो आप बचपन से एग्जांपल सुनते आ रहे हैं। एनाबीना एंड स्पाइरुलिना, दीज आर BGA। तो 4 है, एक ब्लू ग्रीन algae है, एक राइजोबियम है, एक एजोटोबैक्टर है, एक क्लोस्ट्रीडियम है। लेकिन ब्लू ग्रीन algae के 2 टाइप्स है, एनाबेना और स्पाइरुलिना।
यहां तक समझ आ गया? ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, बन गया अमोनिया। अब क्या करना है इसको, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करना है? नाइट्राइट्स में। तो जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेगा उसका नाम ये नाइट्रोसोमोनास। क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है। देन नाइट्राइट्स को किसमें कन्वर्ट करना है? नाइट्रेट में। ये करेगा जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है इसका? अब मैं इसको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन चुका, ठीक है। ये तो समझ आ गया। चार टाइप्स, 5 किस्म, मतलब बीजीए के अंदर 2 आते हैं। छोड़ो इसको। सो एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, स्पाइरुलिना, एनाबिना, राइजोबियम, एवरीवन कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाउ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, सो नाइट्रोसोमोनास। एंड नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स इनटू। ये नाइट्रेट्स जो है ये असल में अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है। तो फंस गया ना हमारी बॉडी में अब अमोनिया। अब क्या हो, अब इंसान मर गया। प्लांट्स में भी होते हैं, हर जगह जहां पे भी प्रोटीन्स हर जगह पाए जाते हैं, तो प्लांट्स में भी प्रोटीन्स होते हैं। अब मर गया इंसान, ये डीके हो गया। सो इसका मतलब है कि अब नाइट्रेट को क्या होना है? डीके होना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रेट्स जब वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू नाइट्रोजन, उसको क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम जेकेपीएससी ने, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीनाइट्रोफिकेशन? सर उसका नाम है सूडोमोनास। क्या नाम है? सूडोमोनास। पी से स्टार्ट होगा। Pseudomonas is the microorganism which is responsible for denitrification, यानी converting nitrates back into nitrogen, converting nitrates back into nitrogen, यानी denitrification। क्या नाम है उसका? Pseudo। ये समझ आ गया? क्लियर है? That is it, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन का दैट इज इट। सो दीज आर द गैसियस साइकिल्स। लेकिन हमारे पास तो सेडिमेंट्री अभी पड़ा, कुछ नहीं है, खत्म है मान लो सेडिमेंट्री। 2 चीजें ले सकते हो आप, फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। फास्फोरस एंड ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस समझ लेते हैं एनपीके, एन के बाद पी ही है जो खाद में लगता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? समझ आ रही है बात? तो फास्फोरस वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और उसके बाद सल्फर, ठीक है। तो ये जो होते हैं फास्फोरस जो है ये फॉस्फेट रॉक्स में पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है। तो रॉक्स को क्या होती है? या तो इनकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग मतलब टूटना, फिर इरोजन होती है, इरोजन मतलब बिखरना, टूटना और बिखरना, फिर पानी में डिसॉल्व होते हैं, या हम इसकी माइनिंग करते हैं डायरेक्टली, जाके निकाल दो फॉस्फेट रॉक्स, फिर वहां से फास्फोरस निकाल के इसको खाद में डाल के जमीन पे छिड़कते हैं, यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर। तो ये जमीन में ही पाया जाता है, ठीक है। और या तो क्या होगा, अब देखिए आप यूज कर रहे हो खाद अपने खेतों में, तो सारा का सारा खाद यूज नहीं होता है, कुछ जो है पानी के साथ रन ऑफ कर जाता है। वो पानी कहाँ जाएगा? रिवर्स में। रिवर्स कहाँ जाएंगे? रिवोलेट्स में। रिवोलेट्स कहाँ जाएंगे? स्ट्रीम्स में। स्ट्रीम्स कहाँ जाएंगे? रिवर्स में। रिवर्स कहाँ जाएंगे? सीज एंड ओशंस।
तो ये सारा फास्फोरस कम्स बैक इनटू द सी, और ये समुद्र का जो किनारा होता है ना, शोर एरिया, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पढ़ी अभी नहीं आपने ओशनोग्राफी, अभी नहीं पढ़ी आपने ओशनोग्राफी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में डिपॉजिट होता है, और कभी कभार बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर आ जाता है, तो रॉक हमें दिखते हैं। इंसान बोलता है कि लग गया खजाना हाथ, लाके इसको माइनिंग करके यूज करते हैं। क्या बनाएगा? खाद। किस पे छिड़केगा? जमीन पे। फिर से वही आधा यूज होगा, आधा रन ऑफ होगा, फिर वही पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात? सारा जमीन पे खेल चल रहा है। इसको बोलते हैं फास्फोरस साइकिल। देन कम्स द सल्फर। सल्फर के साथ भी यही है। सल्फर आपको कोल और फॉसिल फ्यूल में भी मिल सकता है। सर, सल्फर वो एलिमेंट है जो दोनों प्रोसेसेस में चलता है। आपने सुना होगा SO2 कहां पाया जाता है? एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैसियस है या सेडिमेंट्री? गैसियस। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन द गैस, कहां पाया जाएगा? गैसियस में। लेकिन सल्फर जो है वो आपके पीट में भी पाया जाता है। पीट मतलब कोल, पीट रॉक होती है ना, पीट, कोल में भी पाया जाता है। ठीक है ना? तो सल्फर एक ऐसा साइकिल है जो दोनों जगह आपको मिलेगी। इट इज पार्शियली गैसियस, पार्शियली सेडिमेंट्री। तो पाइराइट रॉक्स, सल्फेट रॉक्स, जैसे फॉस्फेट बताया मैंने, देखो ये तो घरेलू नाम है, फॉस्फेट, सल्फेट, तो रॉक्स में पाया जाता है, तो आप इनका एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है? लेकिन मसला क्या आ रहा है इसमें? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जो कहां पाए जाते हैं? गैसियस साइकिल में। सो सल्फर साइकिल इज पार्शियली गैसियस, पार्शियली सेडिमेंट्री। एम आई वेरी क्लियर टू यू? आपको समझ आ रही है चीजें मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम टेलिंग यू द क्रक्स। ठीक है? कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर आप यही पढ़ने बैठोगे जब आपको कल को किताब मिलेगी, आपको सल्फर साइकिल मिल गया, सर नॉट इंपॉर्टेंट, इतना बता दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? सो दिस वाज द सेकंड फंक्शन ऑफ आवर इको, क्या? बायो जियो केमिकल साइकिल। सल्फर हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। अनियन खाओगे आप, जो भी पंजेंट वाली चीजें, इनकी वो बू आती है थोड़ी तेज, लहसुन हो गया, गार्लिक, योर जिंजर, योर अनियन, ठीक है ना, उसमें सल्फर पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में भी आता है। वो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में जो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। मैं तो बोलता है कि हमारी बॉडी में इतना सल्फर पाया जाता है कि अगर वो सल्फर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो एक माचिस की डब्बी की वो आगे वाला वो जो शोरा होता है ना, वो बन जाएगा। हमारी बॉडी में इतना आयरन होता है, अगर बाहर निकाला जाए तो एक 6 इंच का कील बन सकता है। हमारी हड्डियों में इतना चूना होता है, कैल्शियम ही तो है, चूना ही तो है, कि एक बोरी POP बन सकता है। एवरीथिंग इज फाउंड इन सल्फर। सो बायो निकलता जमीन से, जियो केमिकल से, तो साइक्लिंग कर रही है। ठीक है ना? सो बायो जियो केमिकल एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ योर इकोसिस्टम इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मैंने आपको बताया, सक्सेसर प्रेडिसेसर। आपके जो ऊपर ऊपर जाओगे जनरेशन में, दे आर योर प्रेडिसेसर्स, और जो आगे आगे आएंगे दे आर सक्सेसर्स। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है कि जो मैंने आपको बताया कि सारी जमीन जो थी, इट वाज ओनली द ओशनिक प्लेट। फिर बिकॉज ऑफ दैट प्लेट टेक्टोनिक्स, मिड ओशनिक रिज बनी, वहां से लावा ooze आउट हो गया। फिर बिकॉज ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, इट इज नॉट सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इट इज एक्चुअली सी फ्लोर मटेरियल स्प्रेडिंग थियरी। मटेरियल स्प्रेड हो गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन गया जिसपे आज हम बैठे हैं। ठीक है ना? तो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पानी से बाहर आ गया, सर बिल्कुल नंगा था, बैरन, कुछ नहीं था इस पे। फिर धीरे धीरे करके इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। पहले ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका कोई वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं था। आगे बायोडाइवर्सिटी में बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका कोई वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, ना ही फ्लोएम ना ही जाइलम, ऐसी हवा में। ठीक है ना? तो फिर वो आने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके नए नए प्लांट्स जो होने लगे, और धीरे धीरे, यानी इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड इट रीचड दिस एंड इट रीचड दिस
and it reached this, and today we have this type of forests, है ना? So यहाँ से यहाँ तक आना is called succession. अब दो तरीके की हो सकती है. One is primary, another is जब कुछ नहीं था, न था कुछ था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता. गालिब की शायरी सुनी है ना, ठीक है. जब कुछ नहीं था तो फिर धीरे धीरे करके वही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगे, लाइकेंस, ठीक है ना, ऐसे कर करके यहाँ तक एवोल्यूशन आ गई. तो कुछ नहीं था और सब कुछ बन गया, दिस इज प्राइमरी. अब इसमें लग गई आग, सब कुछ था उजड़ गया, है ना, उजड़ गया. तो फिर क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आगे, इसमें तो आग लग गई, आग इसमें क्या करेंगे, हम घर में नर्सरी डीलर्स हैं, हम यही बिजनेस करते हैं घर में. तो हमें आ गया डिमांड, भाई दे दो 2000 आप सेब के पेड़, 3000 देवदार के, ठीक है ना, ले गए हमसे और लगाए. तो दैट इज कॉल्ड सेकेंड. तो सक्सेशन दो तरह की हो सकती है. जब कुछ नहीं था, धीरे धीरे करके इवॉल्व हो गया, दैट इज प्राइमरी. और सेकेंडरी मतलब इट इज एनफोर्स्ड, खुद करता है इंसान, है ना. एक स्पीशी वैरायटी को निकाल के दूसरी स्पीशी आप प्लांट्स वहां पे लगा देता, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी. ठीक है. ये जो पहली कम्युनिटी बन गई, इसको बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी. क्या बोलते हैं, पाइनियर. और ये जो अल्टीमेट फाइनल कम्युनिटी बन गई, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स. आगे ना मूवी का क्लाइमैक्स. और ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, इनको बोलते हैं सीरीज. क्या बोलते हैं, सीरीज बोलो या सीरीज बोलो, कोई बात. सो सक्सेशन इज when one group of plants and animals replace another. The very basic group, the basic community is called pioneer community, and the ultimate final community is called climax community, and the intermediate stages is called series. And when it starts from the scratch, it's called primary succession. When there is replacement of one group of species by another group of species, it's called secondary. ठीक है. और भी कुछ चीजें. One is called autogenic succession, कि खुद ही हो रहा है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑटोजेनिक. एंड अनदर इज कि इंसान की इंटरवेंशन होगी, दैट इज कॉल्ड एलोजेनिक. और भी तरह की हो सकती है. अगर सिर्फ प्लांट्स हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, प्लांट पे प्लांट, प्लांट पे प्लांट. और अगर एनिमल्स भी इन्वॉल्व हो रहे, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन. समझ आ रही है बात. सक्सेशन मतलब एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इंटरमीडिएट सक्सेसिव स्टेज. द वेरी फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड pioneers community, and the intermediate stages are called series, and the final is called climax. Primary मतलब where the evolution started from the scratch, and the secondary is where one group of plants and animals is replaced by another group of plants. And it can be autogenic, it can be allogenic. Autogenic मतलब it happens on its own without any human intervention, and when there is human intervention, it is called allogenic. And it can be autotrophic as well as heterotrophic. when there is only the development of plants, producers, autotrophic. और autotrophic के साथ साथ अगर animals भी आगे, then it is called heterotrophic. So these are the various functions performed by ecosystem. I think this is all for today. ठीक है. असल में क्या होता है कि 10:30 मेरी क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, 15 मिनट की ब्रेक, एक फिर 2 बजे तक प्रॉपर चलती है. ठीक है. चलो कल से इसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं. यहाँ तक जो भी है मैंने पढ़ लिया, आपको समझ आया कि नहीं आया? मतलब 4 से 5 घंटे की क्लास लेता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं.